हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने रखे हैं 90 क्वेश्चन जो कि टीईटी पीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। आने वाली परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पिछले गत वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें इस सीरीज़ से मेरे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप मेरी सीरीज़ को ध्यान से देखें और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी ना दबाई हो, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली जितनी भी वीडियो मैंने बना रखी हैं वो आपको मिल सकें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, रेखित पेशियाँ हैं। रेखित पेशियाँ हैं, कौन सी हैं रेखित पेशियाँ, ये बताइए। ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, इनमें से कोई नहीं। रेखित पेशियों की बात हो रही है, तो रेखित पेशियाँ कौन सी होती हैं? ऐच्छिक। ऐच्छिक पेशियाँ कौन सी होती है? रेखित पेशियाँ कैसी होती हैं? ऐच्छिक, मतलब जब हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। हमारी इच्छा के अनुसार मतलब कौन सी मांसपेशियाँ कार्य करती हैं? जैसे हमारे हाथ में, हमारे पैर में, ठीक है, ये हमारी ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। हाथ पैर की, ये उंगलियों में, जो कि हम हाथ पैर को हम चला सकते हैं, पैर को चला सकते हैं, घुटने को चला सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम जिस पर अपना कंट्रोल है हमारा, मतलब जिसको हम अपने अनुसार चला सकते हैं, वो हमारी सब ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। ठीक है, और इन्हीं पर क्या है, रेखित पेशियाँ होती है। मान लो ये देखिए आपके मान लो ये आपकी भुजा है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, यहाँ आपका ये पंजा हो गया। ठीक, तो ये जो पेशियाँ होती हैं यहाँ पर, ये ये जो पेशियाँ होती हैं, ये सब आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पेशियाँ होंगी? ऐच्छिक पेशियाँ होंगी। चाहे यही, अगर आप अपने इसको आप पैर समझ लीजिए, तो इसको मतलब मान लीजिए, हमने इसको पैर समझ लिया, तो अगर पैर समझ लिया, ये पैर हो गया, तब भी ये क्या है, ये क्योंकि यहाँ पर जो मांसपेशियाँ होंगी आपकी जांघ में, आपकी नीचे घुटने के से नीचे, ये सब कौन सी होंगी? आपके पैर में, तो ये सब कैसी होंगी? आपकी सब ऐच्छिक पेशियाँ हो या रेखित पेशियाँ होती हैं। ठीक है, जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकें, चला सकें, वो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। ठीक, अगले देखिए, अगला है, अब अगला देखिए, अगला कौन सा है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियाँ। अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियाँ कैसी होती हैं? अमाशय में, ठीक है, अमाशय जानते हो हमारा कैसा होता है? अमाशय का आकार बिल्कुल मशक की तरह होता है, ये ऐसे। ठीक, इस तरह से होता है हमारा अमाशय बना हुआ। इसकी मांसपेशियों की बात हो रही है। अमाशय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं? ठीक है, यहाँ से ये छोटी आंत में चला जाता है ऐसे, और यहीं पर फिर ये कि बड़े आंत या अपना आकार ले लेती है। इस तरह से हमारा आमाशय होता है। यहाँ पर हमारा क्या यकृत होता है, जो उल्टा इस तरह से, यहाँ हमारा पित्ताशय होता है, ये हमारा अग्नाशय होता है। ठीक है, इस तरह से, और यहीं पर डायफ्राम जो है झिल्ली होती है। अगला देखिए, अगला इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा जो गया है, अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियाँ कौन सी होती हैं? रेखित पेशियाँ होती हैं, आरेखित पेशियाँ होती हैं, हृदयी पेशियाँ होती हैं, या रेखित व आरेखित पेशियाँ होती हैं। तो दो का कौन सा होगा? ये होंगी आरेखित पेशियाँ। कौन सी होती हैं? आरेखित पेशियाँ। ठीक है, आरेखित पेशियाँ कहलाती हैं जो हमारी हृदय को, हमारे क्या है, अमाशय को बनाती हैं या हमारी आंतों को बनाती हैं। ठीक है, अंदर के जो भी भाग हैं वो हमारी आरेखित पेशियाँ कहलाती हैं, चाहे आंतों की हो गई, चाहे हमारी अमाशय की हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, लाइनें नहीं पाई जाती हैं ऐसे। इसको आपने देखा होगा, अगर आप जो लोग मतलब खाने वाले होंगे, जैसे मीट वगैरह खाते हैं, तो उसमें जैसे कुछ जैसे लेग पीस होगा, तो उसकी जो अलग अलग आप चाहें तो उसके मतलब मांस को अलग अलग कर सकते हैं पीस के। अगर देखोगे तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अगर आप वही, अगर किसी आंत के लिए आप देखोगे तो आंत वो अलग अलग नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि उसमें रेखित पेशियाँ नहीं होती है, वह आरेखित पेशियाँ होती है। वो एकदम ये होगी, वो नुचेगी और ये अलग अलग टूट जाएगी। ठीक है, जो अलग अलग टूट जाती है वो आपकी कौन सी होती हैं? रेखित पेशियाँ होती हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, थकान महसूस होने का कारण। थकान महसूस होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का एकत्रित होना, या लैक्टिक अम्ल का एकत्र होना, या एसिटिक अम्ल का एकत्र होना, या अम्लीय बसीय अम्ल का एकत्र होना। ठीक है, तो थकान जो महसूस होती है वो होती है हमारी मांसपेशियों से। ठीक है, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब जाकर हमारा क्या होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल या दुग्ध अम्ल, ठीक है, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल या दुग्ध अम्ल, इसे कहते हैं क्या, इसमें दुग्ध अम्ल भी कहते हैं, दुग्ध अम्ल। ठीक है,
ये आपका पैदा हो जाता है। जब वहाँ पर दूध अम्ल एकत्र हो जाता है तब क्या है, हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो थकान महसूस करने लगती हैं। ठीक है, इसका तीसरे का जो होगा वो बी होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आरेखित पेशियाँ हैं। आरेखित पेशियाँ कौन सी होती हैं वो देखिए। आरेखित मतलब ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक इनमें से कोई नहीं। तो आरेखित पेशियों की अगर बात करें तो इसमें पेशियाँ कौन सी होंगी आपकी, तो चौथे का होगा आपका बी। ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियाँ जो है वो आरेखित पेशियाँ कहलाती हैं, क्योंकि ऐच्छिक भी आती हैं इसमें और अनैच्छिक भी आती हैं। ये आपकी आरेखित पेशियों में आती हैं। अगला देखिए, अगला है थकान महसूस करने वाली पेशियाँ। थकान महसूस करने वाली पेशियाँ कौन सी कहलाती हैं, आरेखित पेशियाँ कहलाती हैं, रेखित पेशियाँ कहलाती हैं, हृदय पेशियाँ कहलाती हैं, ये सभी कहलाती हैं। तो थकान महसूस करने वाली जो पेशियाँ होंगी वो कौन सी होती हैं हमारी, वो होती हैं हमारी रेखित पेशियाँ। कौन सी होती हैं, रेखित। और रेखित पेशियाँ पाई कहाँ जाती हैं हमारी, जहाँ पर हम हाथ पैर को डुला सकें अधिकतर, जिस पर मतलब जो हमारी मतलब जिनको हम चला फिरा सकते हैं। ठीक है, जो ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाए, जो जहाँ पर ऐच्छिक पेशियाँ होती है वहीं पर रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको हम जैसे हाथ में, पैर में, ये सब रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, थकान भी महसूस करती हैं। और जो थकान महसूस नहीं करती वो हमारी कौन सी होती हैं, आरेखित पेशियाँ या हृदय पेशियाँ उन्हें कहते हैं। कैसी कहते हैं, आरेखित या हृदय पेशियाँ उनको कहते हैं जो थकान महसूस नहीं करती। जैसे कि हमारा हृदय है, हमारा आमाशय है, हमारी किडनी, हमारे फेफड़े, ये ऐसे हैं कि आरेखित और हृदय पेशियाँ हैं और ये हमेशा काम करते रहते हैं और इनको अपने इच्छा के अनुसार अब काम नहीं कर सकती, या अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्न में से थकान महसूस नहीं करती। थकान महसूस नहीं करती कौन सी होती हैं, रेखित पेशियाँ, आरेखित पेशियाँ, रेखित और आरेखित पेशियाँ, आरेखित और हृदय पेशियाँ। तो जो थकान महसूस नहीं करती वो कौन सी होती हैं, मैंने अभी बताया कौन सी होती हैं, आरेखित और हृदय पेशियाँ जो है वो थकान क्यों नहीं महसूस करती, क्योंकि ये कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं, अनैच्छिक। हमारे क्या है, फेफड़े हो गए, ठीक, लंग्स जिसे हम कहते हैं, ये हमारे फेफड़े हो गए। हमारा हार्ट हो गया, ठीक, हमारा क्या है, हृदय हो गया, हृदय। हमारी किडनियाँ हो गई, ठीक, किडनियाँ इस तरह से होती है, सेम के बीच की तरह किडनियाँ। ठीक है, हमारे फेफड़े हो गए, किडनियाँ हो गई, हमारा मतलब जो भी अंदर आते, ये क्या है, हमारे पाचन क्रिया जो करती हैं, क्या हमारी इच्छा के अनुसार थोड़ी करती हैं। ये आप अपनी अनैच्छिक होती हैं और आरेखित भी होती हैं और हृदय पेशियाँ भी होती हैं। ठीक है, इस जो पेशियाँ होती हैं वो थकान महसूस नहीं करती, हमेशा अपना कार्य करते रहती हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, निम्न में से किस पेशी कोशिका को बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पेशी कोशिका में बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है। रेखीय पेशियाँ, आरेखित पेशियाँ, हृदय पेशियाँ, आरेखित एवं हृदय पेशियाँ कौन सी होती हैं ये, तो 7 का होगा ये। कौन सा होगा, रेखित पेशियाँ जो होती हैं वो आपकी बहुकेंद्रीय पेशियाँ कहलाती हैं। इसमें बहुत से केंद्र होते हैं। ठीक है, और रेखित पेशियाँ पाई कहाँ जाती है ये पूछा जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं हमारे हाथ पैर में। ठीक है, और ये बहुकेंद्रक होते हैं, क्या इसके बहुत से केंद्र होते हैं। इस तरह से जैसे मान लो ये आपकी भुजा है, मान लो ये भुजा है, तो इसमें देखिए कई केंद्र हो गए, कई केंद्र हो गए इस भुजा में। ठीक है, आपकी यहाँ पर कोनी, ये कोनी से नीचे का भाग बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, हो गया। इस तरह से क्या है, ये पेशियाँ क्या है, बीच में मोटी होती हैं और इधर पतली होती हैं। ये बहुकेंद्रक कोशियाँ पाई जाती हैं। बहुकेंद्रीय कोशिका कैसी होती हैं आपकी, रेखित पेशियाँ। ठीक है, ये बहुकेंद्रक पेशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका शाखान्वित पेशी तंतु पाए जाते हैं। शाखान्वित पेशी तंतु कहाँ पाए जाते हैं, रेखीय पेशियों में, आरेखित पेशियों में, हृदय पेशियों में, आरेखित पेशियों और हृदय पेशियों में। शाखान्वित, तो शाखान्वित की अगर बात करें तो 8 का कौन सा होगा, सी। हृदय पेशियों में क्या है, शाखान्वित पेशियाँ पाई जाती है। कैसी, हृदय पेशियों में। ठीक है, जो हमारा हृदय बनता है, हार्ट ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे बीच में थोड़ा सा टर्न लेता है, तो इसमें इसकी जो पेशी होती है वो कैसी होती है, शाखान्वित होती है, ऐसी 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 ऐसी। ठीक है, ये शाखान्वित पेशियाँ हो पाई जाती हैं इसमें हृदय में। ठीक, अगला देखिए, अगला है अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियाँ हैं। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियाँ कैसी कहलाती हैं, रेखित पेशियाँ, आरेखित, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थियों के साथ जो जुड़ी हुई पेशियाँ होती हैं वो आपकी कहलाती हैं रेखित पेशियाँ। कैसी होती हैं, रेखित पेशियाँ। अगर देखिए, पसलियों व
तनुपट की पेशियाँ कहलाती हैं। अब जो देखिए पसलियों में और तनुपट की जो पेशियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? आहार नाल के किरमानुकुंचन में होती हैं, हृदय स्पंदन में होती हैं, संवातन में होती हैं, इनमें से सभी में होती हैं। किसमें होती है? तो 10 का होगा आपका सी, संवातन। कौन सा होगा? संवातन में। पसलियाँ व तनुपट की पेशियाँ सहायक होती हैं किसमें? संवातन में। अगला देखिए, अगला क्या है? गर्भाशय व मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशियाँ। गर्भाशय व मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशियाँ कैसी होती हैं? तो रेखित पेशियाँ होती हैं, आरेखित पेशियाँ होती हैं, हृदय पेशियाँ होती हैं, रेखित और आरेखित दोनों प्रकार की होती हैं। तो गर्भाशय में जो पाई जाने वाली या मूत्राशय में पाई जाने वाली जो पेशियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी रेखित। कैसी होती हैं? रेखित पेशियाँ होती हैं ये। अगला देखिए, विलियम हार्वे किसकी खोज की थी? विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? ये पूछा जा रहा है। हृदय की, स्पंदन की, पाचन की या रक्त परिसंचरण की? तो विलियम हार्वे जो थे उन्होंने जो खोज की थी वो की थी आपकी रक्त परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, रक्त परिसंचरण कैसे होता है ये विलियम हार्वे की खोज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वो होते हैं आपके कितने? 4। 4 कोष्ठ होते हैं हमारे हृदय में। कितने होते हैं? 4 कोष्ठों से बना हुआ होता है हमारा हृदय। ठीक, आपका ये दायां आलिंद हो गया, ये बायां आलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, ये बायां निलय हो गया। ठीक है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल होता है मत, और यहाँ बाइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, यहाँ इस चैम्बर में शुद्ध रक्त पाया जाता है और इसमें क्या है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। अगला देखिए क्या है, क्या होती हैं? तो इसका आंसर इसमें लगाना भूल गए हम। इसमें होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं आपके हृदय के। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है कौन? पेशियाँ, धमनियाँ, तंत्रिकाएँ या शिराएँ? ठीक है, तो रक्त, पूरे शरीर को रक्त की पूर्ति हृदय से ले जाकर जो करती हैं वो करती हैं आपकी कौन सी? धमनियाँ। ठीक है, और धमनियों को ही कहते हैं कि ये शुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं। ठीक है, और अशुद्ध की अगर बात आ जाएगी तो शिराएँ होती हैं अशुद्ध रक्त के लिए। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा के क्या है? रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? जल कितना होता है? रक्त प्लाज्मा की बात हो रही है और जल की बात हो रही है, कितनी होगा? तो रक्त प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होगी वो आपकी कितनी होती है? 90 होती है, 60 होती है या 99 होती है या होती है 50? तो वो होती है आपकी कितनी? 90%। रक्त में जो होती है वो आपकी होती है 90% प्लाज्मा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है ये पूछा गया। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या वसा है? तो हीमोग्लोबिन जो है क्या है आपकी? हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? तो हीमोग्लोबिन है आपकी एक प्रकार की प्रोटीन। ठीक है, पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली घेरे रहती है। अब देखिए, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली की बात आ रही है तो 17 का कौन सा होगा बताइए? वृक्क को घेरी रहती है, कोशिका द्रव को घेरी रहती है, केंद्रक को घेरी रहती है, हृदय को घेरी रहती है। तो ये पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है वो घेरी रहती है आपकी कैसा? जो दोहरी झिल्ली होती है वो आपको घेरी रहती है क्या? हृदय के लिए। ठीक है, जो हृदय हमारा होता बना हुआ इस तरह से, तो हृदय के ऊपर क्या है? ये आवरण होता है पतला सा ऐसे, इस तरह से, जो कि आपके हृदय के लिए क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। हृदय के लिए क्या करता है? ये संरक्षण प्रदान करता है ताकि बाहरी आघातों से इसकी रक्षा हो सके। तो इसी को आपको ये दोहरी झिल्ली होती है, ये अंदरूनी पेरिकार्डियम हो गया, ये बाहरी पेरिकार्डियम हो गया, और बीच में ये आपकी पेरिकार्डियम फ्लूट होता है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी हल्का सा अगर इस पर दबाव भी पड़ेगा तो क्या है, ये आप अपने आप को हृदय के लिए जो है बचा लेता है। ठीक है, दबाव के बाद। तो ये जो पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली होती है वो पाई जाती है आपकी हृदय के अंदर। अगला देखिए, अगला है, रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित है। रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित है। रुधिर में हीमोग्लोबिन कौन सी स्थित है? लाल रुधिर कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में, पट्टी कणों में या प्लाज्मा में? तो 18 का आपका कौन सा होगा? ये लाल रुधिर कणिकाओं में आपकी क्या है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है। ठीक है, अगला देखिए, अग्र व पश्च महाशिरा खुलती है। अग्र व पश्च महाशिरा खुलती है, कहाँ खुलती है? बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, या दाएं
निलय में या बाएं निलय में। तो अग्र और पश्चिम महाशिरा जो खुलेगी, जो किसमें खुलेगी, वो खुलेगी आपकी दाएं आलिंद में। ठीक है, आया समझ में? नहीं, ये देखिए समझा दे रहा हूँ मैं थोड़ा। ये देखिए, ये हमारे हृदय के 4 चैम्बर हो गए ये। ठीक, तो दाएं जो अग्र और महाशिरा, वो जो अग्र और पश्चिम महाशिरा है, वो कहाँ पड़ेगा आपका? दाएं आलिंद में। ये दाएं आलिंद होगा। यहाँ से ट्राइगस्पिड बॉल द्वारा कहाँ पहुँचेगा? बाएं आलिंद में पहुँचेगा ये। और बाएं आलिंद से जो पल्मोनरी धमनी से कहाँ पहुँचेगा? आपका फेफड़ों में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? फेफड़ों में, दोनों में पहुँच जाएगा। और फेफड़ों से फिर पल्मोनरी सिरा द्वारा कहाँ पर आता है? इसमें आता है आपका बाएं आलिंद में आता है। इसमें बाएं आलिंद में पहुंचता है। और बाएं आलिंद से बाइकस्पिड बाल द्वारा क्या आता है? दाएं, मतलब बाएं निलय में आता है। और बाएं निलय से जो है वो आपकी महाधमनी द्वारा मतलब कहाँ पहुंच जाता है? ये शरीर में, संपूर्ण शरीर में ये पहुंच जाता है रक्त। ठीक है, इस तरह से इसकी कार्यविधि चलती है। ठीक है, अग्र और पश्चिम महाशिरा कहाँ खुलता है? समझ में आया? ये दाएं आलिंद में खुलता है। ठीक, अगर देखिए पल्मोनरी धमनी उद्गामित होती है। पल्मोनरी धमनी उद्गामित होती है दाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से, दाएं निलय से या बाएं निलय से। तो पल्मोनरी धमनी की बात हो रही है, महाधमनी, पल्मोनरी महाधमनी उद्गमित होती है। कहाँ से उद्गमित होती है? तो इसका होगा दाएं निलय से। कहाँ होती है? दाएं निलय से। दाएं निलय से जो है पल्मोनरी महाधमनी उद्गमित होती है, दाएं निलय से। आया समझ में? दाएं निलय से कौन सी वाली है ये है आपकी कौन सी? ये वाली। यहाँ से जो फेफड़ों के लिए लेकर जा रही है, यहाँ से जो दाएं मतलब पल्मोनरी महाधमनी कहाँ से ले जा रही है? दाएं निलय से। ये दाएं निलय है। ठीक है, ये बायां आलिंद है। दाएं निलय और दाएं आलिंद हो गया ये। ठीक है, ये बायां आलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया। ठीक, ये दोनों चीज़ ऐसे 4 चैम्बर हो गए। तो जो पल्मोनरी धमनी है वो आपके कहाँ से लेकर जा रही है? यहाँ से रक्त को लेकर के जा रही है फेफड़ों में। कहाँ लेकर के जा रही है? फेफड़ों में। ठीक है, बस इस धमनी का नाम पूछा। तो इस धमनी का नाम क्या है? पल्मोनरी महाधमनी। अरे देखिए स्टेमिक महाधमनी उद्गमित होती है। स्टेमिक महाधमनी सिस्टेमिक महाधमनी उद्गामित होती है। कहाँ? दाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से, या दाएं निलय से या बाएं निलय से। तो 21 का जो होगा वो होगा आपका डी। कौन सा होगा? डी से। ठीक है, यहाँ से आपके वो निकलती है, उद्गमित होती है ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। शरीर के नीचे के भाग को अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। सिस्टेमिक महाधमनी महाशिरा, या इन्फीरियर वेना केवा, या सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो 22 का कौन सा होगा? 22 का होगा सी। आपका कौन सा होगा? सी वाला होगा, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लेकर आती है, वो क्या होती है? इन्फीरियर वेना केवा। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब है। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब है कितना होता है? 80/120, 120/80, 120/60 या 60/120। कितना होगा? तो सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होगा वो कितना होता है? 120/80। कौन सा होगा इसमें? तो 23 का बात करें तो बी होगा। कौन सा? बी क्वेश्चन इसमें सही होगा। 120/80 होता है रक्तदाब। ठीक है, ये तो सभी को मालूम है 120/80 होता है, लेकिन कभी 80 पहले मत लिख देना, 120/80 होता है। अगर देखिए रक्त है, रक्त क्या है? एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है या एक अंग तंत्र है। रक्त क्या जी? तो रक्त की बात करेंगे तो रक्त क्या है? एक ऊतक है। रक्त क्या है? एक ऊतक होता है रक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका क्या नाम है? कौन सी है सबसे बड़ी? तो लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, या योसिनोफिल है, या फिर बेसोफिल है। कौन सी होगी? श्वेत रुधिर कणिकाओं की सबसे बड़ी कणिका जो होगी वो होती है मोनोसाइट्स। कौन सी होती है? मोनोसाइट जो होती है वो श्वेत रुधिर कणिकाओं की सबसे बड़ी कणिका होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है,
रक्त के थक्के के निर्माण में आवश्यक है। रक्त के थक्के के निर्माण में आवश्यक है प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ या रक्त प्लेटलेट्स। कौन सी होगी? तो 26 का जो होगा वो आपका होगा डी, रक्त प्लेटलेट्स। कौन सा होता है? रक्त प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, कौन सा होगा? रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त के थक्के के निर्माण में जो आवश्यक होती है वो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ जो है हमारे शरीर में क्या करती हैं? ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं। प्लाज्मा जो होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। प्लाज्मा में मतलब अगर पानी पूछा जाएगा तो 90% प्लाज्मा में ही पानी पाया जाता है और 10% आपके खनिज लवण होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं की अगर बात आ जाएगी तो ये हमारे रोगनाशक क्षमता का निर्माण करती है। ठीक है, रोगों से बचाव करती हैं हमारे शरीर के अंदर। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह ए की कोशिकाओं में पाई जाने वाली एंटीजन। रक्त समूह ए की कणिकाओं में पाई जाने वाली एंटीजन है। रक्त समूह ए में कौन सी एंटीजन पाई जाएगी बताइए? ए पाई जाएगी, बी पाई जाएगी या ए बी पाई जाएगी या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का कौन सा होगा? एंटीजन। अगर ए की बात होगी तो एंटीजन ए ही पाया जाएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्या होता है इसमें। ये देखिए, मान लीजिए ये रक्त समूह ए है, ये बी है और ये ए भी है और आपका कौन सा है? ओ है। तो अगर इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की बात आ जाए, ये मान लीजिए एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन, और ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी। ठीक, एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन हो गया। तो एंटीजन मान लीजिए ये एंटीजन है इधर और इधर एंटीबॉडी है। ठीक है, तो इसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा? इसमें एंटीजन ए ही पाया जाएगा, इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, यानी यहाँ नो एंटीजन समझ लिख दीजिए। ठीक है, ये एंटीजन नहीं पाया जाएगा इसमें। अब एंटीबॉडी की अगर पाई जाएगी तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? इसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी बी, इसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी ए और इसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी कोई भी नहीं, और इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह की कणिकाओं में एंटीजन का अभाव होता है? एंटीजन किस में नहीं पाया जाता? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ए में नहीं पाया जाता, बी में, ए बी में या ओ में। तो एंटीजन की अगर बात आ जाएगी तो एंटीजन जो नहीं पाया जाता वो पाया जाता है ओ में, और ओ को हम रक्त सर्वदाता भी कहते हैं। ठीक है, अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ए है, बी है, ए बी है या ओ है? तो सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो होता है ओ, और ओ में भी क्या होता है? ओ माइनस। ओ और ओ प्लस और ओ माइनस दो प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो जो ओ माइनस जो होता है वो आपका सर्वदाता होता है। ठीक, अगर सर्वग्राही की बात आ जाएगी तो ए भी जो है सर्वग्राही होता है। 30वां देखिए, सर्वत्र दाता रक्त समूह है। सर्वत्र दाता मतलब जो सभी को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा चेंज होकर आया है। सर्वत्र दाता कौन सा होता है? तो आपका जो ओ होता है वो आपका सर्वत्र दाता या सर्वदाता कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है। तो सर्वग्राही जो होता है वो आपका ए बी जो रक्त समूह है वो आपका सर्वग्राही होता है। ठीक है, सभी का रक्त ये अपने आप में ले सकता है, और वो क्या है? सभी को रक्त दे सकता है। श्वेत कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएँ जो WBC है, जो आपकी WBC होती है, WBC की बात होती है। WBC का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना होता है, रोगाणु से नष्ट करना होता है, ऑक्सीजन परिवहन करना होता है, ये सब होता है। तो आपका श्वेत रुधिर कणिकाओं की अगर बात करें तो ये इसका काम होता है रोगाणुओं से रक्षा करना। क्या होता है? रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना, ये आपका श्वेत रक्त कणिकाओं का काम है। आपका रक्त का थक्का जमाना, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, वो RBC का काम होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का काम होता है। ठीक है, ये काम होते हैं सभी।
अगर देखिए प्रोटीन पाचन एंजाइम है, प्रोटीन को जो पाचन करता है उस एंजाइम की बात हो रही है जो हमारी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, कौन सा है? इमाइलेज है, टाइलिन है, या माल्टेज है, या पेप्सिन है। तो प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है हमका पेप्सिन। कौन सा है? पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो टाइलिन होता है, जो टाइलिन होता है लार में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का 5% जो है भाग पचा देता है हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की, तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या पूछी गई। 1 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। तो मनुष्य के अंदर मतलब लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगले देखिए, पित्त का निर्माण करता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, ये पूछा गया। पित्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, पित्त का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो पित्त का जो निर्माण हो रहा है वो होता है आपका कि पित्ताशय में, यकृत में, या अग्नाशय में, या वृषण में। 34 का होगा बी आपका, कौन से? यकृत के अंदर। किसके अंदर? यकृत के अंदर जो है पित्त का निर्माण होता है। अब देखिए, मांड का पाचन करने वाला एंजाइम, मांड का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? इमाइलेज करता है, पेप्सिन करता है, रेनिन या ट्रिप्सिन। तो मांड की बात हो रही, तो मांड का जो पेप्सिन मतलब पाचन करता है वो इमाइलेज जो है एंजाइम इसका पाचन करता है मांड का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जठर रस का श्रावण करता है। जठर रस का श्रावण कौन करता है? लार ग्रंथियाँ करती हैं, पित्ताशय करता है, आमाशय करता है, या यकृत करता है? जठर रस। तो जठर रस का जो श्रावण करता है वो करता है आपका आमाशय। ठीक है, एंजाइम रहित रस है। एंजाइम जिसमें नहीं पाया जाता वो कौन सा रस है? लार है, अग्नाशयी रस है, जठर रस है, या पित्त रस है? एंजाइम रहित। ठीक है, तो एंजाइम रहित की अगर बात करेंगे वो होगा आपका पित्त। पित्त के अंदर क्या है? एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। वसा का इमल्सन कार्य करता है। वसा का इमल्सन क्या कार्य करता है? जठर रस में, अग्नाशयी रस में, लार में, या पित्त रस में? वसा का इमल्सन का कार्य करता है पित्त रस में। ठीक है, वसा में इमल्सन का कार्य जो करता है वो करता है आपका पित्त रस। ठीक, ट्रिप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन पाया जाता है जठर रस में, पित्त रस में, ये सही रस में, या लार में। ट्रिप्सिन पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? 39 का आपको कौन सा होगा बताइए? जठर में, या पित्त रस में, या अग्नाशयी रस में, या लार में? तो ट्रिप्सिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका अग्नाशयी रस में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन जठर रस में पाया जाता है, लार में, अग्नाशयी रस में, या आंत्रयी रस में? तो टाइलिन जो पाया जाता है वो हमारी लार में पाया जाता है, और लार के अंदर हमारे मुंह के अंदर ही आपके कार्बोहाइड्रेट का 5% क्या है? कार्बोहाइड्रेट का 5% भाग को ये पचा देता है लार। ठीक है, मुंह के अंदर। अगला देखिए, इमल्सिफाइड वसा का पाचन करता है। इमल्सिफाइड वसा का पाचन करता है, कौन करता है? टाइलिन करता है, या इमाइलाइप्सिन करता है, या एटीएप्सिन करता है, इरेप्सिन करता है? तो 41 का जो होगा वो होगा आपका सी, क्या होता है? स्टेप्सिन करता है आपका। अगर देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, या ट्रिप्सिन है? तो 42 का जो होगा ए हो आपका, क्या होगा? टाइलिन। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होगा वो आपका होता है टाइलिन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पित्त वाहिनी व अग्नाशयी वाहिनी खुलती है। पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी जो कहाँ खुलती है इसकी बात हो रही है। अग्नाशय में खुलती है, ग्रहणी में खुलती है, आंत्र में खुलती है, या मलाशय में खुलती है?
तो पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी जो खुलती है वो आपकी खुलती है किसमें, ग्रहणी में। ठीक है, छोटी आंत की जो ग्रहणी भाग जब स्टार्ट होता है वहाँ जा कर के ये दोनों खुलते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये आपका आमाशय हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ही ये छोटी आंत यहाँ स्टार्ट हुई, ठीक है, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी कहलाता है। हम बात कर रहे थे पितरस की। ठीक है, पितरस, पित्तवाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी खुलती है, तो वो खुलती है आपकी किसमें, ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी में जाकर के ये खुलती है आपकी। अगला देखिए, अगला है दूध में उपस्थित केसिनोजन को केसिन में बदलने वाला एंजाइम है। ठीक है, दूध में उपस्थित जो होती है प्रोटीन, उसका नाम होता है केसिन। ठीक है, तो केसिनोजन जो होता है उसे केसिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा, पेप्सिन है, रेनिन है, या ट्रिप्सिन है, या पित्तरस है। तो वो आपका कौन सा होता है, 44 का वो होगा बी, यानी जो रेनिन होता है वो दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अगला देखिए, अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में, अग्नाशय में, आमाशय में, या आंत्र में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है बताइए, लार में, या आमाशय में, अग्नाशय में, या आंत्र में। तो ये आपको पाया जाता है किसमें, अग्नाशय में। किसमें, ट्रिप्सिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका अग्नाशय में। अगला देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है वो अग्नाशय में आपका होता है। अगला देखिए, इमल्सन के बाद वसा का पाचन करने वाला एंजाइम। इमल्सन के बाद वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है, रेनिन है, इमाइलेज है, या स्टीएपिन है, या इरेप्सिन है। कौन सा है, तो 46 का होगा आपका सी, क्या होगा, स्टीएप्सिन है। ठीक है, इमल्सन के बाद वसा में को पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो है स्टीएप्सिन। अगर देखिए, श्वसन को मानव शरीर में होती है, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होती है। श्वसन क्रिया द्वारा मानव शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। 47 का आ रही है वो होता है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है किसमें, श्वसन क्रिया में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, हरित लवक में, या राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो 48 का जो होगा वो होगा आपका ए, किसमें होगा, कोशिका द्रव में होता है। अनॉक्सीशोषण में बनता है, अनॉक्सीशोषण में बनता है। अनॉक्सीशोषण में क्या बनता है आपका, एथिल अल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज, या ग्लिसराइल। तो अनॉक्सीशोषण में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कौन सा, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल अनॉक्सीशोषण में पाया जाता है आपका। 50वां क्वेश्चन है, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, किस क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, बाष्पोत्सर्जन द्वारा, या आपके किण्वन द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो ये निकलती है आपके किसके द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य द्वारा निकाली जाती है। अलग देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, 0 का, 2 का, 4 का, या 8 का। तो 51 का आपका पूछा जा रहा है, इसमें 2 अणुओं का लाभ हो जाता है। अगर देखिए, एटीपी है क्या, एटीपी क्या चीज़ है इसके बारे में देखिए। एक एंजाइम है जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फॉर्मेट बंद होते हैं। तो 52 का होगा डी, कि एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फॉर्मेट बंद होते हैं उसे हम एटीपी कहते हैं। अनॉक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, अनॉक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद की बात हो रही है, स्टार्च है, या पाइरुविक अम्ल है, या शर्करा है, या इथाइल अल्कोहल है। तो 53 का होगा आपका डी, क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। ठीक है,
कितना है, कोशिकीय क्रियाओं को समान तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। 54 का आपका कौन सा होगा, तो 54 का होगा आपका कौन सा, एडीपी होगा, आरएनए होगा, या एटीपी होता है, या एनएडी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कोशिका क्रियाओं का समान तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। 54 का क्या होगा, एटीपी। ठीक, आरएनए आपका जो डीएनए और आरएनए आपका क्या है, आपका जो जेनेटिक गुण इसमें होते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, शोषण के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुक्त कौन करता है। शोषण के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुक्त कौन करता है, एडीपी, एटीपी, एएमपी या ग्लूकोज। तो 55 का होगा आपका बी। इसका ये किसका काम है, एटीपी का काम है, शोषण के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण करना। अगला देखिए, फास्फेट बंधन ऊर्जा का अधिकतम अंश शोषण के दौरान कब बनता है। फास्फेट बंधन ऊर्जा का अधिकतम अंश शोषण के दौरान कब बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, क्रेब्स चक्र के दौरान, अनॉक्सी शोषण के दौरान, इनमें से किसी में भी नहीं। तो 56 का आपका होगा, क्रेब्स चक्र के दौरान जो है फास्फेट बंधन ऊर्जा का अधिकतम अंश शोषण के दौरान बनता है। अरे देखिए, ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो एएम या एनएडीपी या एटीपी या एनडीए या क्लोरोफिल या आरएनए या कैलोरी। तो ऊर्जा मुद्रा की अगर बात करेंगे वो है आपकी एटीपी। एटीपी जो है ऊर्जा की मुद्रा है एक प्रकार की। हमारी सांस में से निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा होती है। हमारे सांस द्वारा जो निकल रही है O2 या कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट निकल रही है, 4%, 0.03% या 2% या 1%। तो वो हमारे सांस द्वारा जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकलती है आपकी 4%। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है प्लाज्मा या झिल्ली पर, माइटोकांड्रिया में, अंतःप्राद्रयी जालिका पर, या राइबोसोम पर। ठीक है, तो ये आपका होती है कितनी है, 59 का बी। तो ये होता है आपका माइटोकांड्रिया में। ठीक है, कितने में होता है, माइटोकांड्रिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निःश्वसन में भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। निःश्वसन में भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 11%, 21%, 31% या 41%। तो वो आपके होती है कितनी, 21%। 60 का कौन सा होगा, बी, 21% होती है निःश्वसन में भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 21%। श्वसन नियमन केंद्र स्थित होता है। श्वसन नियमन केंद्र स्थित होता है मेडुला में या ब्रह्ममस्तिष्क में या हाइपोथैलेमस में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये होता है आपका सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, श्वसन नियामक केंद्र स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। अगला देखिए, अगला है, ग्लूकोज के एक अणु का 2 पाइरुविक अम्ल के अणु में टूटना कहलाता है। ग्लूकोज के एक अणु का 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं में टूटना कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बताइए। ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा, या ग्लाइकोजियोलाइसिस कहलाएगा, या ग्लूकोनियोजेसिस कहलाएगा, या क्रेब्स चक्र कहलाएगा। तो ये आपका कहलाएगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस। अगला देखिए, कोशिका का शक्ति केंद्र है। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या कहलाता है, माइटोकांड्रिया है, अंतःप्राद्रयी जालिका है, लाइसोसोम है, या राइबोसोम है। कोशिका का शक्ति का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, 63 का होगा ये होता है आपका माइटोकांड्रिया। क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। क्रेब्स चक्र पूर्ण कहाँ पर होता है, बताइए। जीव द्रव में, कोशिका द्रव में, माइटोकांड्रिया में, या राइबोसोम में। क्रेब्स चक्र कहाँ पूर्ण हो रहा है, तो क्रेब्स चक्र से पूर्ण होता है आपको माइटोकांड्रिया में
तो क्रेब्स चक्र वो आपका पूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती यौगिक है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती यौगिक है, क्या है? पाइरोविक अम्ल है या लैक्टिक अम्ल है, एथिल अल्कोहल है या एसिटिलीन है, एसिटिल है। तो ग्लाइकोलाइसिस का क्रेब्स चक्र के बीच मध्यवर्ती यौगिक जो होता है वो होता है आपका कौन सा? एसिटिल CoA। अगला क्वेश्चन है, क्या व्यायाम से पाचन तंत्र पर मुख्य प्रभाव पड़ता है? व्यायाम द्वारा क्या पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? लार की मात्रा कम करना, एंजाइम अधिक मात्रा में स्रावित करना, आंतों की मालिश के पोषण पदार्थों का अवशोषण को बढ़ाना, खाद्य खाना खाने के आनंद उत्पन्न करना। तो 66 का कौन सा होगा? ये आपका काम होता है आपका आंतों में आंतों की मालिश से पोषक पदार्थों का अवशोषित बनाना। अब देखिए, व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति, व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति, व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अधिक अपरिवर्तित रहती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो 67 का जो होगा वो होगा ए, क्या होती है? व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति घट जाती है। क्या घट जाती है? घट जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्यायाम साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है। साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है 20%, 21%, 0.04%, 0.79%। 68 का होता है बी, 21%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंस्पायरेशन में होता है। इंस्पायरेशन में क्या होता है बताओ? श्वास का बाहर निकलना, श्वास का भीतर लेना, श्वास क्रमानुसार बाहर भीतर लेना, उपरोक्त में से सही। इंस्पायरेशन में क्या होता है आपका? 69 का होगा आपका बी। ठीक है, श्वास भीतर लेना। इंस्पायरेशन में क्या होता है? सांस को भीतर लेना। त्वचा का कार्य है, त्वचा का क्या कार्य है बताइए? अपशिष्ट पदार्थों को पसीने से बाहर निकालना, O2 को शरीर से बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकाला, उपरोक्त में से सभी। 70 की बात है, तो 70 का क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालना, ये होता है त्वचा का मुख्य कार्य। संचरण तंत्र का अर्थ है, संचरण तंत्र का क्या अर्थ है बताओ? संचरण तंत्र का क्या है? धमनियों का तंत्र, शिराओं का तंत्र, हृदय तथा रक्त नलिकाओं का तंत्र, उपयुक्त सभी। तो ये आपका कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें? सी। संचरण तंत्र का जो अर्थ होता है वो होता है आपका हृदय तथा रक्त नलिकाओं का तंत्र। पाचन तंत्र का अंगक नहीं है। पाचन तंत्र का अंग कौन है? मुख, गुहा, फेफड़े, आंत्र या गुदा द्वार। तो 72 का जो आपका होगा वो होगा आपका बी, फेफड़े। पाचन तंत्र का जो अंग है वो फेफड़े नहीं है, जैसे मुख, गुदा भी है, आंत्र भी है और गुदा द्वार, ये सब क्या है? पाचन तंत्र का अंग है, लेकिन फेफड़े नहीं है। वे पेशियाँ जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती, वे पेशियाँ जो मनुष्य के इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती, यानी कि इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती। वे पेशियाँ जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती, यानी ऐच्छिक पेशियाँ होंगी, अनैच्छिक पेशियाँ होंगी, अनैच्छिक पेशियाँ होंगी, हृदय पेशियाँ, ये सभी। तो ये होती हैं आपकी ऐच्छिक पेशियाँ। ठीक है। 73 का कौन सा होगा? 73 का होता है ए। अगला क्वेश्चन, श्वसन में नाक का कार्य है। श्वसन में नाक का क्या कार्य है? CO2 ग्रहण करना, O2 ग्रहण करना, CO तथा O2 के ग्रहण पदार्थ पृथक करना, धूल तथा कीटनाशकों के प्रयोग को रोकना। 74 का होगा डी। कौन सा होगा? धूल तथा कीटनाशकों के प्रवेश को रोकना। श्वसन में नाक का कार्य क्या है? श्वसन में नाक का कार्य क्या है? घरेलू तथा कीटनाशकों के प्रवेश
को रोकना। अगर देखिए दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, अंगों का विकास करना, अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना, अंगों का पोषक पदार्थ पहुंचाना, उपयुक्त सभी। 75 का क्या होगा, इसका बी है, अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना, अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली भांति करना। एमाइलेज या एंजाइम का कार्य है, एमाइलेज या एंजाइम का क्या कार्य है, वसा को बसीय अम्ल में बदलना, स्टार्च को सेटेलाइट में बदलना, प्रोटीएज को पेस्टलाइट में बदलना, उपयुक्त सभी। तो 76 का जो आपका होगा वो होगा बी, क्या होगा, स्टार को सेटेलाइट में बदलना। सामान्य व्यक्ति में श्वास मात्रीय आयतन होता है, सामान्य व्यक्ति में श्वास मात्रीय आयतन कितना होता है, 500 मिली प्रति श्वास, 600 मिली प्रति श्वास, या 600 से 800 मिली प्रति श्वास, या 700 से 700 मिली श्वास। तो 77 का जो होगा वो होगा ए, 500 मिली प्रति श्वास जो है श्वसन की मात्रा होती है। श्वसन तंत्र का कार्य होता है CO2 भीतर तथा O2 बाहर। श्वसन तंत्र का कार्य क्या है, CO2 भीतर तथा O2 बाहर, ऊर्जा उत्पन्न करना, गैसों का आदान प्रदान, या रक्त शुद्धिकरण कर देना। अठहत्तर का कौन सा होगा आपका सी, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, श्वसन का मुख्य कार्य जो अगर पूछा जाए तो वो होता है श्वसन, गैसों का आदान प्रदान। रक्त संचरण तंत्र का मुख्य अंग है, रक्त संचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, त्वचा, फेफड़े, हृदय या गुर्दे। तो 79 का होगा सी, क्या होता है, हृदय। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, अब ये पूछा गया है, तो गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है बताइए, दूषित पदार्थ को बाहर नहीं आना, रुधिर शुद्ध करना, छन्नी का भांति कार्य करना, उपयुक्त में से सभी। तो गुर्दे का जो मुख्य कार्य होता है वो छन्नी के भांति कार्य करना होता है। श्वसन द्वारा बाहर निकली वायु में सर्वाधिक प्रतिशत होती है, श्वसन द्वारा बाहर निकाली वायु में सर्वाधिक प्रतिशत होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर का, मिट्टी कणों का, या नाइट्रोजन का। तो 81 का कौन सा होगा, डी, या नाइट्रोजन का सबसे अधिक परसेंट होता है श्वसन से बाहर निकाली गई वायु में। त्वचा की वह परत जिसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती, रक्त नलिका किसमें नहीं पाई जाती है, बाह्य त्वचा में, मध्य त्वचा में, अंतः त्वचा में, या उपयुक्त सभी में। तो 82 का आपका होगा ओ, 82 जो होगा, 82 का क्या होगा, बाह्य त्वचा में, ये होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में व्यायाम करने से आयु ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में व्यायाम करने से आयु ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है 3 से 5 लीटर तक, 3 से 6 लीटर तक, 4 से 5 लीटर तक, या 6 से 8 लीटर तक। 83 का कौन सा होगा, बी आपका, 5 से 6 लीटर जो है बढ़ जाती है एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की व्यायाम करने से वायु ग्रहण क्षमता। आइसोटोनिक संकुचन में मांसपेशियां हो जाती हैं, आइसोटोनिक संकुचन में मांसपेशियां कैसे हो जाती हैं, तो मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं, मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं, बढ़ते रहती हैं, बड़े सभी। 84 का आपका होगा, पेशियां छोटी हो जाती हैं। एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, या 300 ग्राम। 85 का कौन सा होगा, 250 ग्राम। स्वस्थ हृदय का भार अगर पूछा जाएगा तो 85 ग्राम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिराओं का कार्य क्या है, शिराओं का कार्य क्या है, रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, अंगों के रक्त के हृदय में लाना, या शुद्ध रुधिर को शुद्ध करना, उपयुक्त सभी। 86 का जो होगा वो होगा आपका बी, क्या है, अंगों के
रक्त को शुद्ध करना, रक्त को हृदय से लाना। 87 देखिए, व्यायाम करने से पेशियों के माध्यम से शरीर में मुख्य परिवर्तन होता है। ठीक है, व्यायाम करने से पेशियों के माध्यम से शरीर में मुख्य परिवर्तन होता है। क्या? चर्बी की मात्रा कम करना, लचीलेपन, प्रोटीन द्वारा बढ़ जाती है और प्रयोग सभी। ठीक है, तो 67 का जो होगा वो है आपका बी। ठीक है, लोच सीता अल्सर। एक पुरुष युवक के हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ युवक के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो 88 का होगा बी आपका। कौन सी कितनी होती है? 72 बार। एक स्वस्थ युवक के हृदय की धड़कन प्रति मिनट 88 क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 60, 72, 55 या 80। तो वो होती है आपकी 72 बार। धमनियों का कार्य है। धमनियों का कार्य क्या है? हृदय से रक्त अंगों तक ले जाना, अंगों से रक्त हृदय तक लाना, या रक्त को शुद्ध करना, अशुद्ध रक्त का संग्रहण करना। ठीक है, तो 89 का जो होगा, 89 का होगा ए। कौन सा होगा? रक्त के परिसंचरण के हृदय से रक्त अंगों तक ले जाना। ठीक है, धमनियों के कारण। 90 देखिए, उत्सर्जन तंत्र का कार्य। उत्सर्जन तंत्र का कार्य, CO2 को बाहर निकाला, दूसरे पदार्थों को बाहर निकाला, भोजन का पोषण करना, या रुधिर को शुद्ध करना। तो 90 का आपका कौन सा होगा? बी। क्या है? दूषित पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक है, ये जो सीरीज़ थी वो मैंने करा दी है। मेरी वीडियो से आप जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।